नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नागपुर में रैली के दौरान कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस हमले के दौरान पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत आतंकी कसाब की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस समर्थक एक पुलिसकर्मी की गोली से हुई थी। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्याची होती, आरएसएस समर्थित। तेनी वडेट्टीवार ने कसाब को फांसी की सजा दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम को भी जी भर के कोसा। उज्जवल निकम मुंबई की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि निकम ने कसाब को जेल में बिरयानी दिए जाने की बातें कहकर उस वक्त कांग्रेस को जमकर बदनाम किया, लेकिन क्या कसाब को जेल में बिरयानी दी गई थी? ये सच नहीं था। वडेट्टीवार ने कहा कि निकम आखिर कैसे वकील है? दरअसल वो वकील नहीं, झूठ प्रचारित करने वाले देशद्रोही हैं। ज्या उज्ज्वल निकमांनी बिर्याणीचा विषय काढून काँग्रेसला बदनाम केलं होतं आणि जी हकीकत नव्हती, कसाबला बिर्याणी दिली, कसाबला कोणी बिर्याणी देईल का? उज्ज्वल निकमने ते नंतर मान्य केलं। असा बेईमान माणूस आहे तो। हा कसला वकील? हा देशद्रोही आहे। विजय वडेट्टीवार से 26/11 आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे की मौत पर दिए गए बयान को लेकर जैसे ही विवाद गर्मा, फौरन सफाई भी पेश की गई। वडेट्टीवार ने कहा कि मैंने ये बयान कोई मनगढ़ंत नहीं बल्कि इसका जिक्र एसएम मुशर्रफ ने अपनी किताब में किया है। और यानी वडेट्टीवार ने यहां तक कहा कि इस बात का जिक्र मजाक मजाक में पूर्व सीएम विलासराव देशमुख भी करते थे। जो किताब लिखी है उसी का दाखला देकर मैंने बात की थी और वह सत्य है। उन्होंने किताब में लिखा, किताब पे बंदी नहीं है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ और इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है। फिर यह बाजू कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी? यह एसएम मुशर्रफ ने रखा है। वही बात उसी का दाखला देकर मैंने कहा है। अगर इस बारे में उनको कुछ खुलासा करना है तो वो करें, सत्यता बताए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के हेमंत करकरे वाले बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने वडेट्टीवार के इस बयान को देश विरोधी करार दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को उनके इस बयान को देश विरोधी बता रहे हैं और उनका कहना है कि विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। शिंदे के नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान को शर्मनाक बताया और उनका कहना है कि वडेट्टीवार पाकिस्तान को खुश करने और एक समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? विपक्षी दल का एक जिम्मेदार नेता दूसरी बार यह बयान दे रहा है और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी वडेट्टीवार के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया, जबकि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2 दिन पहले 2 बार पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की प्रशंसा की और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता ने 26/11 हमले पर पाकिस्तान को कवर फायर दिया है। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बयानों में सियासत अब इससे गर्मा गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने इस हमले को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने तो इसे बीजेपी का एक चुनावी स्टंट करार दिया और इसमें कहा कि कोई सच्चाई नहीं है। क्या बीजेपी लोगों के जीवन के साथ ऐसे खेलेगी? जबकि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने इस हमले की तुलना 2019 के पुलवामा हमले से की। बोले कि जब भी चुनाव आते हैं पुलवामा जैसा आतंकवादी हमला होता है और प्रधानमंत्री मोदी के कारण हमारे सैनिक शहीद होते हैं। गौरतलब है कि पुंछ हमले में भी एक जवान शहीद हुए हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से सवाल किया कि क्या 1962, 1965 और 1971 का युद्ध चुनाव जीतने के लिए किया गया था? जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने
और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो ये मोदी जी हड़बंडा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए हैं ये सब किसके वजह से? ये मोदी जी के वजह से हुए, तो पहले कहाँ कोई शहीद? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है, और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थीवू आइलैंड दे दिया, और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए, और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है। कल तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया। 7 मई यानी कि कल तीसरे चरण में देश के 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। मतदान प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मतदान से पूर्व भी बीजेपी सूरत सीट निर्विरोध अपने नाम कर चुकी है। लिहाजा गुजरात में कल 25 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों समेत कुल 94 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचे तो पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर पहुंचे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की विधिवत पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने रामलला की आरती उतारी, उन्हें पुष्पार्पण भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़ते हुए राम दरबार की परिक्रमा की। रामलला की भक्ति में पीएम मोदी इस कदर लीन दिखे कि धरात पर लेटकर पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। देर तक पीएम मोदी उस धरा पर अपना मस्तक टेकते रहे और रामलला के आगे नतमस्तक दिखे। रामलला के विधिवत पूजन के बाद पीएम मोदी अयोध्या में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया। इस दौरान रथ पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे तक चले इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग लगातार पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा करते रहे। पीएम मोदी के लल्लू सिंह के लिए इस प्रचार शो के दौरान रथ पर सवार प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, प्रत्याशी लल्लू सिंह कमल चुनाव चिन्ह को लहराते दिखाई दिए और अयोध्या की सड़कों पर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी गूंजते रहे। कोर्ट में मुकदमे के दौरान बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी अयोध्या में अपने घर पर परिवार के साथ मैं हूं मोदी का परिवार का पोस्टर लगाते दिखे। इकबाल अंसारी ने कहा कि मैं इस सरकार और बीजेपी परिवार के साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि बीजेपी सरकार में किसी से भेदभाव नहीं हुआ और सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया गया। आज हम भी जुड़े हुए हैं इस सरकार में, जो हम भी जुड़े हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि जो भी नियम कानून है सबके लिए बराबर है। मोदी सरकार में जो भी कानून बने हैं या जो भी विकास हुआ है या जो भी योजनाएं आई हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम भी जो है मोदी सरकार में जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि एक मोदी जो है भाजपा एक ऐसी सरकार है, ऐसा एक परिवार है कि सबको जोड़ के चल रही है। सबका साथ है, सबका विकास है। पीएम मोदी ने कल समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा के भरथरा इलाके में रैली की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी रहे या ना रहे लेकिन देश हमेशा रहेगा। अपने भावुक बयान के बीच में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने हितों की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी और योगी आगे पीछे उनके कोई नहीं है, वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं। ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं,
हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिवपाल यादव के स्लिप ऑफ टंग का वीडियो का जिक्र कर चुटकी ली। शिवपाल यादव ने गलती से समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी को जिताने की अपील कर दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि 2019 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव के बड़े भाई मुलायम सिंह यादव ने संसद में कुछ ऐसा ही आशीर्वाद दिया था जो चुनाव के बाद सच में तब्दील हुआ। और इस बार मुलायम सिंह जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके छोटे भाई उनकी भूमिका में है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर वार किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को वादा खिलाफी के लिए झूठों का सरदार करार दिया। खड़गे ने इलेक्शन बॉन्ड का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी का खुला ऑफर था, चंदा दो और धंधा लो। उन्होंने इतना पैसा वसूल किया इलेक्शन के नाम पे, इलेक्शन बॉन्ड के नाम से। क्या किया? चंदा दो, धंधा लो। क्या किया? चंदा दो, धंधा लो। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 4 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली बहरामपुर में 10:15 बजे होगी, जबकि दूसरी जनसभा नवरंगपुर में दोपहर 12:45 पर होगी। और इसके बाद पीएम मोदी 3:30 बजे राजामुंद्री में रैली को संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी की आखिरी जनसभा अनाकापल्ली में शाम 5:45 पर होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तेलंगाना में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की वो कमान संभालेंगे। और तेलंगाना में जेपी नड्डा की 3 रैलियां हैं, जबकि अमित शाह आज पश्चिम बंगाल औकर में बिहार में भी प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। सुबह 11:15 बजे शाह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में रोड शो करेंगे, प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर 1 बजे बर्धमान में अमित शाह की रैली होगी। इसके बाद अमित शाह बिहार के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे।